तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। पिछले कई चुनावों से वह राजनीतिक दलों का चुनावी घोषणा पत्र जनता की निगाह में एक छलावा हो गया है। इस पे कई पिटीशन कोर्टों में भी पड़ी कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक दल जारी करते हैं उन्हें एक मैंडेटरी बना दिया जाए कि अगर आप जनता के बीच में जाके कोई वादा करते हैं तो उस दल का ये कर्तव्य होना चाहिए आवश्यक रूप से कि वो उन वादों को पूरा करे। लेकिन ये कानून बन नहीं सका और एक झूठा प्रलोभन और लोक लुभावन नारों पे मिलियन से ट्रिलियन इकोनॉमी तक, वाल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक तमाम कागजी सपने बुने जाते हैं और जनता को एक भ्रम में रखा जाता है। आज भी इस देश में बुनियादी समस्याएं, आज भी इस देश में बुनियादी समस्याएं जो जनता की जरूरत है, जनता की पहुंच से बाहर, शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, कोई गरीब धनाभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए, पैसे के अभाव में उसके प्राण न निकल जाए, वो चिकित्सा से वंचित न रह जाए और हर व्यक्ति अपने घर में और देश की सरहद दोनों सुरक्षित रह सके। इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं और एक सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार का ये दायित्व बनता है कि इन बुनियादी चीजों को वो लागू करे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पिछली जो सरकारें बनी लगातार 75 सालों से किसी ने भी ये सारी चीजें जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी उस समय तय किया गया था। देश के आजादी के समय उन हालातों में जबकि देश का बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, देश में खाने को अन्न नहीं थे, भयंकर सूखे और बाढ़ की चपेट में देश आते थे, प्रकृति पे नियंत्रण मनुष्यों का नहीं बना था। उस समय की बात है कि ये कहा गया था कि ये बुनियादी चीजें नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के रखी गई थी और कहा गया था जैसे जैसे सरकारें सक्षम होंगी नीति निर्देशक तत्वों से उठा के इन अधिकारों को मूल अधिकार बनाया जाएगा। चाहे वो शिक्षा और रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल हो, आज भी वही नीति निर्देशक तत्वों के बीच पड़ के धूल फांक रही है। इन सरकारों के निकम्मेपन को हम यूं ही दर्शाते रहे। आज जो जरूरत की चीजें हैं पूरी न हो सकी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और कहा है कि जब तक ये जरूरत की चीजें आम आदमी को मिल नहीं जाती, जनता के बीच मुद्दा हमारा यही गरीबी रहेगी, यही शिक्षा का बाजारीकरण रहेगा, यही स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ती जनता का सवाल रहेगा। और इन्हीं सवालों पे हम चुनाव में जाएंगे और उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके बीच में भी आया हूं। साथियों, इस प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, 4 बार हमारी सरकार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बहुजन समाज का आज तक केंद्र में सरकार नहीं। लेकिन यकीन मानिए, शुरुआत के दिनों में मीडिया के लोगों ने और इन दो धड़ों में बटे दोनों राष्ट्रीय दलों ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को मिला करके एक लामबंदी करके बसपा को हाशिए पे डालने की कोशिश की थी, वो कोशिश आज, उनकी नापाक कोशिश आज नाकाम दिख रही है। क्योंकि उन लोगों ने जो गठबंधन बनाया उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी नसें कहीं न कहीं सरकार से दबी है, जिन्होंने बेतहाशा संपत्ति खड़ी की है, जिन्होंने लूटपाट की है और जिसकी मोटी फाइलें गृह मंत्रालय में रखी गई है। शायद उसी दबाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले चरण के 8 सीटों पर चुनाव हो रहे थे और किसी भी सीट पे
अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने की जरूरत नहीं की, हिमाकत नहीं की। परिणाम स्वरूप देश की अकलियत को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और अगड़ों को भी लगने लगा जो इस सरकार के खिलाफ है, जो इस सरकार के रोजगार विरोधी नीति के खिलाफ है, जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ है, जो इस देश में लूटपाट कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, जो देश में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, जो इसके खिलाफ है। सभी लोग आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजरें गड़ाए हैं और सभी लोग समझ गए कि अखिलेश यादव में वो कुवत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। और आज स्थिति ये है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अब लड़ाई सीधी सीधी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बनी है। इन स्थितियों से एक चीज तो साफ है कि हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 3 चरण 4 चरण चुनाव के बीत जाने के बाद यह स्थिति बन गई है। हम भारतीय जनता पार्टी से बराबरी से भी ऊपर जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश में एक अनुमान लगा रहे हैं देश के तमाम मीडिया घराने, तमाम वो राजनीतिक सर्वेक्षण करने वाले लोग कि उत्तर प्रदेश में करीब 45 से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और इतनी ही सीटें देश के अन्य हिस्सों से जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो अभी नहीं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी अपना स्थान बनाने जा रही है। अब इस बाकी बचे दलों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन जो दोनों चुनावों का रहा वो भी दोहरा नहीं पा रही है। बाकी कोई दल इस हैसियत में नहीं है और उन सारे विपक्षी दलों को जो इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के खिलाफ हैं, इन फासिस्टों से लड़ने के खिलाफ है, इस जन विरोधी सरकार से लड़ने के खिलाफ है, उनकी मजबूरी होगी कि वो बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में समर्थन दे या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने दे। उनके सामने विकल्प तीसरा कुछ नहीं होगा। ऐसे में एक प्रबल संभावना बनती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में होगी और इसके लिए आपको गाजीपुर लोकसभा में बहुत मजबूती से एक लोकसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको 1 जून को आने वाले चुनाव में हाथी पे बटन दबा के भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाना होगा। साथियों, जो बाकी दोनों दलों के प्रत्याशी हैं वो आपस में एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। दोनों अपने परिवार को स्टेब्लिश करने की दिशा में अग्रसर हैं। एक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसके आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है। जिस तरह से सम्मानित नेता ने पिछले 4 दशक में इस जिले पे दूसरा कोई उसके सम्मान में कभी अपनी उपलब्धता भी नहीं दर्शाई, अपने आवेदन भी उसने नहीं किया, इच्छा भी नहीं जाहिर की उस नेता के खिलाफ। उसके बेटे की बारी आई तब भी जनता ने मान लिया कि चलो भाई, सिंगल आवेदन यहाँ से भेजा गया था गाजीपुर जिले से, लेकिन जब उसको पार्टी ने मना कर दिया तब उनको तीसरा कोई प्रत्याशी इस जिले में नहीं दिखा और उन्होंने जेब से अपने साड़ू भाई को निकाल के प्रत्याशी की तरफ पेश कर दिया। इस देश में ठाकुर बाबन भुइहार, इस जिले में कुर्मी कोयरी कोहार, कोई भी दूसरा ऐसा जिले का नागरिक नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को जो कि अपना प्रत्याशी बना सके। ठीक उसी तरह से जो दूसरा धड़ा है, जो अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जहां से उन्होंने टिकट ले लिया है उनकी बहू पे कटाक्ष किया करते थे कि अगर बहू नहीं होती तो संसद में चली जाती। हम जानते हैं वो किस दिन की नेता है, इसीलिए आदमी को बड़े सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए। डिम्पल यादव पे कटाक्ष करने से पहले
अफजाल भाई को कई बार सोचना चाहिए था। आज आप क्या कर रहे हो? आज जब आप महरूम रह गए, आप अपराध की श्रेणी में सजा याफ्ता हो, पिछला 5 साल का कार्यकाल तुमने अपने को अपराध से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी अपने अपराध से आपको मुक्त नहीं हो पाए और आज फिर जेल जाने की कगार पे हो। आज आपकी बहस हो चुकी है, अगली बहस जो सरकार की करनी है, आप यहाँ से दोष सिद्ध अपराधी हो, हाई कोर्ट से आपको मुहल्लत मिल जाए, ऐसी कोई संभावना बनती नहीं है। और ये इसलिए सब कुछ हो रहा है कि आपने कई लोग उखड़ गए, अकलियत के लोग हों या किसी तरह के लोग हों, इस आंधी को झेल नहीं पाए। ऐसे में भी आप अगर बच गए तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी, बहुजन समाज पार्टी की ईमानदारी थी, बहुजन समाज पार्टी का ईमानदार नेतृत्व था, जिसको ये भारत सरकार झुका न सकी। और नहीं तो आप देख रहे हो कुछ चुनाव में अन्य दल भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, तो कर दिया है। पूरे जिले की जनता हमारा चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव को जो एक संभावना हमारी इस बार केंद्र में सरकार बनने की बन रही है, हम वही अपने को रोकना नहीं चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है, हम लोगों की ये अभिलाषा है कि गाजीपुर जिले की 70% से ज्यादा 80% तक की प्रधान और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सीटें बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में होनी चाहिए। हमें 16 के 16 ब्लॉक प्रमुख बहुजन समाज पार्टी के चाहिए, हमें जिला परिषद चेयरमैन भी बहुजन समाज पार्टी का चाहिए और 2027 में बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी बहुजन समाज पार्टी की चाहिए। अगली बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहुजन समाज और सर्व समाज मिलकर के राज चलाएगा। आज मैं अपने सर्व समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े जुझारू हैं, बड़े अनुशासित हैं, बड़े ईमानदार और कर्मठ हैं। वो जी जान से हमको अन्य समाज का होने के बावजूद ले लिए हैं, हमको आत्मसात कर लिए हैं। आज उनके पास साधन की कमी है, वो साइकिल से, वो पैदल चल के जनता के बीच में प्रचार करने जा रहे हैं। तो मैं अपने समाज के, सर्व समाज के उन संभ्रांत लोगों से आज अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि बहुजन समाज का कोई कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे पहुंच जाए तो एक मुट्ठी गुड़ और एक लोटा पानी देके स्वागत जरूर करना दोस्तों। और अगर संभव हो सके तो 100 रुपए ही सही उसके जेब में डाल देना कि वो आगे जाके कहीं अपना नाश्ता पानी काम करते समय कर सके। ये अपील मेरी ध्यान दी जाए। और कोई भी बहुजन समाज का कार्यकर्ता अगर कहीं अदर समाज में जाता है तो उसकी मदद की नीयत हम सब की होनी चाहिए। और सर्वजन समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि वो बहुजन समाज के लोगों में भी अपना वोट मांगने का काम करें और बहुजन समाज के लोगों से भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जब भी क्षत्रिय समाज में जाएंगे, ब्राह्मण समाज में जाएंगे, वैश्य समाज में जाएंगे, समाज आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपके विचारों को सुनने के बाद अपना समर्थन भी देगा। ऐसी इस जिले की हवा बह रही है। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।